Hi everyone, welcome to your questions that have been asked in CBSE board exams. Alright, and in this particular video, we are going to deal with PYQs from chapter number 1, that is chemical reactions and equations. Done. So let's move to our first question. So in our first question, what they have asked, consider the following chemical equation, that is P aluminium plus Q H2O, it will give you Al2O3. Al2O3 means aluminium oxide plus SH2. फिर बोल रहे हैं कि टू बैलेंस दिस केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ P, Q, R एंड S मस्ट बी रिस्पेक्टिवली. आपको ऑप्शंस में P, Q, R, S की वैल्यूज गिवन हैं. आप उन्हें पुट करके देखो और देखो कि किस ऑप्शन की वैल्यूज़ को पुट करके आपकी जो इक्वेशन है ना ये बैलेंस हो रही है. डन. तो अगर मैं इक्वेशन ऑप्शन नंबर ए को देखूं, इसमें क्या है 3 2 2 1. ओके, मतलब P इज इक्वल टू 3 है, Q इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 2 एंड S इज इक्वल टू 1. अभी आप इस इक्वेशन में देखना ज़रा, अगर मैं पहले इसे देखूं एल्यूमिनियम और इस तरफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, अगर मैं P और R की वैल्यू पुट करूँ ना तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या एल्यूमिनियम बैलेंस्ड है या नहीं. ओके, अगर एल्यूमिनियम बैलेंस हुआ तभी हम फर्दर Q और S की वैल्यू पुट करेंगे. डन. सो अगर मैं P की वैल्यू 3 पुट करती हूँ तो एल्यूमिनियम और इस तरफ R की वैल्यू 2 Al2O3. तो यहाँ पर तो एल्यूमिनियम के कितने मोल्स आ रहे हैं 3, और इस तरफ 2 इंटू 2 4 विच इज़ नॉट इक्वल. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो हमारा रॉन्ग है. इसके बेसिस पे हमारी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी. तो अभी हम ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखते हैं. ऑप्शन नंबर बी में हमें वैल्यूज़ गिवन है 2 3 3 1. ओके, तो पी की वैल्यू है 2, तो 2 एल्यूमिनियम और आर की वैल्यू क्या है 3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम इधर कितने हैं 2 और यहाँ पर 3 इंटू 2 6 विच इज़ अगेन नॉट इक्वल. तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत है. तो आप ऑप्शन नंबर ए को क्या कर सकते हो, एक्सक्लूड कर दो. ऑप्शन नंबर बी को भी एक्सक्लूड कर दो. अभी हम चलेंगे ऑप्शन नंबर 3 और डी के पास. डन. ऑप्शन नंबर सी और डी को देखते हैं. ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास क्या वैल्यूज हैं 2 3 1 3. डन. अब अगर मैं P की वैल्यू ये 2 एल्यूमिनियम प्लस Q की वैल्यू क्या है 3 H2O, इससे क्या मिलेगा आपको 1. R की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1 Al2O3 प्लस S की वैल्यू पुट करोगे 3H2. यहाँ पर एल्यूमिनियम देखो कितने हैं 2 और इस तरफ 1 इंटू 2 2, दैट्स मीन एल्यूमिनियम तो बैलेंस है. एल्यूमिनियम हमारा इस केस में बैलेंस्ड है. तो हाइड्रोजन को देखो 3 इंटू 6 और यहाँ पर भी 3 इंटू 6, दैट्स मीन हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस है. ऑक्सीजन इस तरफ रिएक्टेंट वाली साइड 3 है और इस तरफ यहाँ पर भी कितने हैं 3 ही हैं. दैट्स मीन हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करेंगे. तो ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग 3 एल्यूमिनियम प्लस 1 H2O प्लस सॉरी नॉट प्लस, यहाँ पे आप एरो लगाओगे, 2 एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस 2H2. डन. यहाँ पर देखो कितने एल्यूमिनियम हैं 3 और यहाँ पे 2 इंटू 2 4, दैट्स मीन नॉट इक्वल. ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा.
डन. मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ए केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर. किसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है. ओके, जिसमें कोई नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा होगा, न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन अगर नहीं हो रही है, दैट्स मीन वो तो एक फिजिकल चेंज हुआ. तो फर्स्ट ऑप्शन में देखो, मिल्क इज लेफ्ट ओपन एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर. तो अगर आप मिल्क को ऐसे ही ओपन में रख दोगे गर्मियों में, तो उससे क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा उसका. तो यहाँ पर तो कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो रही है. तो यहाँ पर आपके फर्स्ट ऑप्शन में मिल्क से क्या बन रहा है, कर्ड बन रहा है. कर्डलिंग ऑफ मिल्क हो गई. बी ऑप्शन में अगर आप देखोगे, यहाँ बोल रहे हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड. अगर ग्रेप्स की फर्मेंटेशन हो रही है तो वो तो अल्कोहल बन जाएगी. तो यहाँ ग्रेप्स से नया सब्सटेंस बन गया क्या, अल्कोहल. तो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, दैट्स मीन ये तो केमिकल रिएक्शन का पार्ट हुआ. थर्ड ऑप्शन है आपका, एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज्ड टू ह्यूमिड एटमोसफियर. आयरन नेल अगर आप ह्यूमिड एटमोसफियर मीन्स ऐसी हवा जिसके अंदर वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे, नमी होगी. ठीक है, और अगर ऑक्सीजन और वाटर प्रेजेंट है, देन आयरन की क्या हो जाएगी, रस्टिंग. तो आयरन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रस्ट में. डन. और आपका डी ऑप्शन क्या बोल रहा है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स. दैट्स मीन ग्लेशियर से जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो क्या बनेगा, वाटर. ग्लेशियर्स क्या है, सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर. मेल्ट होने के बाद वो बस लिक्विड फॉर्म में जा रहा है. लेकिन सॉलिड वाटर भी H2O ही है, और आपका जो लिक्विड वाटर है वो भी H2O ही है. कोई नया प्रोडक्ट तो बना नहीं. डन. दैट्स मीन जो आपके ऑप्शन नंबर A, B, C थे वो कैसे हैं, वो तो एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं. लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर D है वो क्या है, आपका फिजिकल चेंज. डन. ये तो फिजिकल चेंज का एग्जांपल है. और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट अकर. ठीक है, आपसे पूछा गया था डज नॉट अकर, दैट्स मीन आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर. तो अभी हम इसे रेज कर दें एंड मूव टू आ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बैलेंस ही करना है, बिकॉज इस चैप्टर में केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका उसी टॉपिक से आ रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट्स x, y एंड z मस्ट बी रिस्पेक्टिवली. आपके पास जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या है, x, Zn, NO3 होल ट्वाइस. ओके, जिंक नाइट्रेट. इसकी हीटिंग हो रही है. ये जो ऊपर ट्रायंगल बनाया एरो के ऊपर, ये क्या है, आपकी इक्वेशंस की कंडीशंस. जो आपका रिएक्शन हो रहा है वो किस कंडीशंस में हो रहा है. ठीक है, वो सब दे रखा है. और हीट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रायंगल से. यहाँ पर क्या है, YZNO जिंक ऑक्साइड प्लस ZNO2 नाइट्राइट. NO3 मीन्स नाइट्रेट और NO2 मीन्स नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस. डन. अब आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्या मेंशन है, 4222. ठीक है, उन्होंने बोला XYZ मस्ट बी रिस्पेक्टिवली. दैट्स मीन ये वैल्यू आपको x की गिवन है, ये y की और ये z की. अगर मैं x की वैल्यू 4 पुट करती हूँ, देन 4Zn नाइट्रेट का होल स्क्वायर ट्वाइस नाइट्रेट, हीट करोगे y इज इक्वल टू 2ZnO. अब आप यहीं पर देखो, यहाँ पर तो जिंक कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, और यहाँ पर जिंक कितने हैं, 4. तो ये तो नॉट इक्वल, बैलेंस नहीं हुआ. दैट्स मीन हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है ना. मैं यहाँ पर लिख दूँ कि फर्स्ट ऑप्शन अपना रॉन्ग है. और फर्दर हम सेकंड ऑप्शन को देखते हैं. ओके, बी ऑप्शन,
बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या मेंशन है हमें 4 4 2। ओके, अगर मैं यहाँ पर जिंक की वैल्यू एक्स की वैल्यू 4 पुट करूँगी तो 4 जिंक नाइट्रेट होल ट्वाइस ट्राइंगल लगा हुआ है एरो के ऊपर, देन y इज इक्वल टू 4 ZnO। तो दैट्स मीन हमारा जिंक तो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। डन। तो मेरे को पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। z की वैल्यू क्या दे रखी है 2 2NO2 2NO2 प्लस O2। अब यहाँ पर देखो बेटा आप, नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन तो ये रहे, लेकिन 4 ये भी तो है। ठीक है, तो 4 इंटू 2 8। यहाँ पे तो नाइट्रोजन 8 है, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 2 ही नाइट्रोजन है ना प्रोडक्ट वाली साइड, दैट्स मीन नॉट बैलेंस्ड। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या हो गया, गलत। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। अभी हम चलते हैं ऑप्शन नंबर 3 के पास। इन ऑप्शन नंबर सी x is 2, y is 2, z is 4। डन। नो पुट इट्स वैल्यू, ये वाली वैल्यूज आप पुट करोगे इसमें तो 2 जिंक नाइट्रेट और y की वैल्यू पुट करोगे 2 जिंक ऑक्साइड प्लस 4 नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन। डन। अभी यहाँ पे देखो आप, जिंक कितने हैं, जिंक 2 हैं और इस तरफ भी जिंक 2 है। डन। जिंक 2, इधर भी जिंक के कितने मोल्स हैं, 2 ही हैं। तो जिंक तो हमारा कहीं ना कहीं बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन ये रहे, लेकिन 2 इधर भी तो हैं, तो 2 इंटू 2 4। नाइट्रोजन कितने हो गए 4, और यहाँ पर देखो ये भी नाइट्रोजन 4, दैट्स मीन हमारे नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड है। अभी हम ऑक्सीजन को देख लेते हैं। ऑक्सीजन को देखो 3 इंटू 2 6 तो ये हो गए, लेकिन 2 ये आगे भी तो है ना, पूरा का पूरा मोलिक्यूल है जो, वो भी तो हमारे पास 2 हैं। तो 6 इंटू 2 6 2 12। और इस तरफ अगर आप देखोगे प्रोडक्ट वाली साइड ऑक्सीजन को, 2 ऑक्सीजन ये रहे, और यहाँ पर एक मिनट पहले मैं इसे इरेज कर दूँ। ये देखो 2 ऑक्सीजन ये, लेकिन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल कितने हैं 4, तो 4 इंटू 2 8, और 2 एटम यहाँ पर है ऑक्सीजन के। तो कितना हो गया 8 2 प्लस 2 4 4 प्लस 8 12। दैट्स मीन यही हमारा आंसर है। सबके सब बैलेंस है, जिंक भी बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन जिंक बैलेंस्ड है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है और ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, आंसर विल बी सी। आप ऑप्शन नंबर डी को भी ऐसे ही वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, डी की भी वैल्यूज पुट करो और चेक करके देखो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको सारे के सारे ऑप्शन एक बार करके देखने हैं, जल्दबाजी में अपना आंसर गलत नहीं करना है। डन। अभी हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं ये, नेक्स्ट क्वेश्चन MnO2 manganese oxide plus XHCl, it will give you MnCl2 manganese chloride plus YH2O plus ZCl2 क्लोरीन गैस। डन। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही बैलेंस करके देखना है। ये आप क्वेश्चन खुद से करोगे और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओगे। डन। फिर मैं आपको वहाँ पर राइट आंसर पिन कर दूंगी। नाउ मूव्स टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, उससे पहले मैं थोड़ा इसे इरेज कर दूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, दैट सोडियम reacts with water to form sodium hydroxide. Done. Sodium react with water to form sodium hydroxide मतलब NaOH and hydrogen gas. The balanced equation which represent the above reaction, आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है। देन यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में सोडियम का एक ही एटम है, लेकिन यहाँ पर 2 एटम, तो कहीं ना कहीं हमारा फर्स्ट तो गलत हो गया, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन में देखो बेटा,
यहाँ पे मेरे पास क्या है, 2 एटम्स ऑफ सोडियम, एक्चुअली 2 मोल्स है ना, बट चलो आप एटम्स भी समझ जाओगे, ठीक है, उससे भी चल पड़ेगा काम। 2 मोल्स मेरे पास यहाँ पे सोडियम के हैं और यहाँ पर 2 मोल्स किसके हैं, सोडियम के। तो मतलब सोडियम तो कहीं ना कहीं बैलेंस दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं किसके पास, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो 2 × 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन देखा, ये देखो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 2 हाइड्रोजन ये रहे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड है। देन अभी हम ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन को देखोगे तो 2 एटम्स तो ये रहे, 2 ये हैं, डन। दैट्स मीन यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ही आंसर होना चाहिए, लेकिन हम सबके सब ऑप्शंस एक बार चेक कर लेंगे। डन। सी ऑप्शन में देखो 2 सोडियम के एटम्स और यहाँ पर तो एक ही है, दैट्स मीन ये तो पहले गलत हो गया, रॉन्ग। डी ऑप्शन में 2 सोडियम एटम्स, यहाँ पे भी 2 ही हैं। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स के हैं और इधर देखो जरा 2 हाइड्रोजन, ये 2 × 2 4 ये, डन। तो मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, डन। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question they are asking, it is important to balance the chemical equation to satisfy the law of conservation of mass. Then आपको ये सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ सकता है कि why do we balance chemical equation, then you have to answer to satisfy the law of conservation of mass. Done. फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, अच्छा आपको पूछा क्या था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज इनकरेक्ट, क्या बताना है आपको, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन नंबर 1 में देखो, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। तो देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि आपके रिएक्टेंट वाली साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट थे वो किसके इक्वल होने चाहिए, प्रोडक्ट वाली साइड में नंबर ऑफ एटम्स के साथ, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के साथ उनका मास, हर एक एलिमेंट के एटम्स बराबर होने चाहिए, ठीक, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वन एलिमेंट, ठीक है, हर एक एलिमेंट के। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही तो बोल रही हैं, ये तो सही हो गया, तो हमें तो इनकरेक्ट बताना है, तो ये तो अपना आंसर नहीं है। बी ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। वही बात बोल रहे हैं फिर से कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड थे किसी भी एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट वाली साइड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर है ना, H2O, अगर रिएक्टेंट वाली साइड H2O हाइड्रोजन के 2 एटम्स थे, तो प्रोडक्ट वाली साइड भी जब रिएक्शन कुछ बने होगा तो वहाँ पर भी हमारे पास कितने एटम होने चाहिए, हाइड्रोजन के 4 ही होने चाहिए। डन। नाउ तो हमारा ऑप्शन नंबर बी भी आंसर नहीं होगा, बिकॉज ये सही है ना, हमें तो गलत वाला देखना है। ऑप्शन नंबर सी, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। देखो क्या बोल दिया इन्होंने कि केमिकल कंपोजिशन रिएक्टेंट्स की सेम रहेगी बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। हाउ इज दैट पॉसिबल, अगर आपकी केमिकल कंपोजिशन सेम रही रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की, तब तो बेटा वो केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं ना, तब तो वो फिजिकल चेंज हो गया। जैसे कि हमने ग्लेशियर वाला एग्जांपल्स देखा था, ग्लेशियर्स सॉलिड फॉर्म में थे बट थे तो H2, वहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, मॉलिक्यूल्स थे, वो तो H2O को ही थे ना, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और जब वो मेल्ट हो गए तभी भी रहा तो वाटर ही ना, H2O, तो केमिकल कंपोजिशन तो नहीं चेंज हुई, तो वो तो एक फिजिकल चेंज हो गया, और यही हमारा आंसर होगा, बिकॉज इन्होंने इनकरेक्ट पूछा है ना, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी ही अपना आंसर होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी में देखो क्या बोल रहे हैं, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल सही बात, जब हमारे एटम्स सेम रहेंगे, जितने एटम्स रिएक्टेंट वाली साइड में थे, अगर हाइड्रोजन के एटम रिएक्टेंट वाली साइड में 4 थे, डन, रिएक्टेंट वाली साइड में अगर हाइड्रोजन के एटम 4 थे और प्रोडक्ट वाली साइड में भी 4 ही हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं, तो मास तो सेम ही रहेगा ना, इसका 4u, इस तरफ भी 4u, तो मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो ये वाली बात तो सही है, तो फॉलो करता है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, तो ये भी अपना आंसर नहीं होगा। डन।
आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन को वो सब्जेक्टिव फॉर्म में भी पूछ लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्या बोल रहे हैं ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज्ड। मतलब इनिशियल सब्सटेंस जो आपने रिएक्टेंट लिया था ना, ये बोल रहे हैं उसकी आइडेंटिटी चेंज ही नहीं हो रही है। आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब उसकी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन चेंज ही नहीं हो रही है। ठीक है, तो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बना तो वो सेम ही रह रहे हैं, ये भी ये सेम रह रहे हैं। डन। आप ऑप्शन को रीड करिए। इन अदर सेंस इन्होंने क्या पूछा है कि कौन सा केमिकल चेंज है और कौन सा फिजिकल चेंज है, दैट्स इट। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, हमने अभी किया है थोड़ी देर पहले। कर्डलिंग ऑफ मिल्क में तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, मिल्क से कर्ड बन रहा है। ठीक है, मिल्क से आपके पास कर्ड बन रहा है, तो सेम तो नहीं रहा ना, मिल्क तो चेंज हो गया कर्ड में, तो इनिशियल सब्सटेंस तो नहीं रहा चेंज। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग में था आपके पास। ठीक है, जो स्टार्टिंग में आपके पास प्रोडक्ट, जो भी आपके पास सब्सटेंस था उसके लिए बोल रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखो, प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, आपने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए होंगे, एक्टिविटी है ना आपके नेक्स्ट चैप्टर्स में है। तो जब आप क्रिस्टल्स बना रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कॉपर सल्फेट का वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे, 5H2 है ना। जब आप इसे हीट करोगे तो आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। बट देखो, इनिशियली भी तो आपके पास कॉपर सल्फेट ही तो था और फाइनल भी आपके पास कॉपर सल्फेट ही है, तो इनिशियल सब्सटेंस अनचेंज्ड ही तो है, इनिशियल सब्सटेंस सेम ही रहा। दैट्स मीन यही आपका आंसर होगा, बी ऑप्शन। इस सी ऑप्शन क्या बोल रहे हैं वो, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में फर्मेंटेशन हुई तो वो ग्रेप से क्या बन गया, अल्कोहल, तो इनिशियल सब्सटेंस तो चेंज हो चुका है। डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड में आपके फूड पार्टिकल, जो आप कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हो उसे आप स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ रहे हो, जैसे कि अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, लिपिड्स, ग्लिसरॉल्स, इन सब में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो इनिशियल सब्सटेंस था वो सेम तो नहीं रह रहा। दैट्स मीन आपका ऑप्शन नंबर बी ही एक्यूरेट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। Done. Now let's move to our next question. In next question, identify X, Y, Z. X, Y, Z in the following reaction. आपको ये आइडेंटिफाई करना है। Done. तो देखो बेटा, KClO3, KClO3 मतलब पोटाशियम क्लोरेट। पोटाशियम क्लोरेट के 2 मोल्स ले रखे हैं, एरो लगाया, एरो के ऊपर क्या मेंशन है, Y। Y यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी जो केमिकल इक्वेशन थी उसकी कंडीशंस क्या थी, रिएक्शन कंडीशन। इतना तो पता लग रहा है मेरे को कि रिएक्शन कंडीशन बता रहा है। ठीक है, फिर आपके पास 2KCl, नीचे इन्होंने X लिख दिया है, और O2Z। तो हमें इतना भी मालूम है कि जो हमें नीचे ऐसे लिखते हैं ये क्या होती है, स्टेट्स बताते हैं हम कि कौन सी स्टेट में है, जो भी आपका मॉलिक्यूल है, आपका सब्सटेंस है, वो कौन सी स्टेट में है। स्टेट मतलब सॉलिड में है, लिक्विड में है, या फिर गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, गैसियस में है, या फिर एक्वस। एक्वस को हम AQ से डिनोट कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन देखो, और O2 देखो, Z तो यहाँ पर क्या होगा, गैसियस फॉर्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप ऑप्शंस को देखो और अपने आंसर को चूज करो। ऑप्शन नंबर 1 बोल रहे हैं X इज अ गैस, हमें नहीं मालूम कि गैस है नहीं है। ओके, तो लीव इट। वाई रिएक्शन कंडीशन, बिल्कुल यहाँ पर कहीं ना कहीं ये वाला तो पॉइंट सही बोल रहे हैं ये। और जेड इज गैस, बिल्कुल हमें मालूम है कि ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में होगी O2। ठीक है, O2 गैस की फॉर्म में तो होगी ये। तो ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं, बोल रहे हैं एक्स इज सॉलिड। हमें नहीं मालूम कि पोटाशियम क्लोरेट क्या होता है, वैसे सॉलिड होता है, ये वाइट कलर का सॉलिड प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बट चलो आपको 10th क्लास में मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि क्या होगा ये। वाई बोल रहे हैं लिक्विड ना, ये तो बात गलत होगी, क्योंकि वाई तो हमने अभी देखा क्या है, रिएक्शन कंडीशंस हैं। तो रिएक्शन कंडीशन क्या हो सकती हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, यही सब तो होती हैं कि कितने टेम्परेचर पे कोई काम हो रहा होगा या फिर कितने प्रेशर में हो रहा है काम। डन।
तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बी तो बिल्कुल ही गलत हो गया। एक्स में बोल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, नहीं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हम कभी भी नीचे सबस्क्रिप्ट में थोड़े ना बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो ये रिप्रेजेंट कर रखे हैं इन्होंने, जो कॉफिशिएंट्स होते हैं वो आपको नंबर ऑफ मोल्स मेंशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी भी बिल्कुल गलत। डी में बोल रहे हैं कि एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3, बिल्कुल फिजिकल स्टेट ही रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो हो सकता है सॉलिड हो, गैसियस हो, कुछ भी हो, है ना, इन्होंने ये मेंशन नहीं किया फिलहाल। और बोल रहे हैं कि एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3 एंड KCl, बिल्कुल यहाँ पे देखो ये भी एक्स है और इधर भी एक्स है, दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सॉलिड सॉरी फिजिकल स्टेट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड KCl। वाई रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शन कंडीशन, बिल्कुल वाई तो यही कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है रिएक्शंस की। जेड रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल स्टेट ऑफ O2, बिल्कुल, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, देखो हमारा ए ऑप्शन कैसे गलत हुआ ना, इन्होंने बोला एक्स गैस होती है, कि एक्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लो हमें KClO3 का नहीं पता, डन, हमें KClO3 हमें नहीं मालूम कि पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, लेकिन यहाँ पर देखो KCl का तो पता है ना, KCl जस्ट लाइक NaCl सॉल्ट है। NaCl तो आप लोगों ने देख रखा है, सॉलिड होता है वाइट कलर का, तो KCl भी वैसा ही तो होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपने यहाँ पर एक KClO3 को अगर आपने गैस कंसीडर कर दिया तो आप तो KCl को भी गैस ही कंसीडर करोगे, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा ना। दैट्स मीन हमारा जो एक्यूरेट ऑप्शन है इस क्वेश्चन के लिए वो हो गया हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, assertion following is a balanced chemical equation for the action of steam on आयरन। बोल रहे हैं कि जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है ना, ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, तो पहले तो चेक कर लो कि बैलेंस्ड है भी या नहीं। ठीक है, बिकॉज असर्शन रीजन में आपकी स्टेटमेंट गलत भी तो हो सकती है। 3Fe, यहाँ पे भी 3Fe, आयरन कितने हैं, 3 ही हैं। 4 × 2 8, 8H2 के 8 हाइड्रोजन के एटम्स है ना, तो 4 × 2 8, डन। ऑक्सीजन के देखो 4 एटम्स हैं और यहाँ पर भी कितने हैं, 4 हैं। दैट्स मीन ये असर्शन की स्टेटमेंट तो एकदम सही है। ठीक, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही है ये, और यहाँ पर एक्शन ऑफ स्टीम ही हो रहा है, क्योंकि सॉरी क्योंकि हम लोगों ने मेटल्स वाले चैप्टर में वो देख रखा है कि जो आयरन है वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, तो स्टीम के साथ ही रिएक्ट करेगा वो। ठीक, तो ये असर्शन तो सही है, एकदम सही। अब हम रीजन को पढ़ लेते हैं, रीजन को पढ़ोगे तो यहाँ पे बिकॉज लगा लेना। ठीक है, following is the balanced chemical equation for the action of steam on iron because the law of conservation of mass holds good for chemical equation। बिल्कुल, वो बोल रहे हैं कि ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, और हम कैसे बोल सकते हैं कोई इक्वेशन बैलेंस्ड है, जब वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रही हो। ठीक है, तो रीज़न भी एकदम सही है इसका। दैट्स मीन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। एक तो वो स्टेटमेंट्स भी सही है एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, और ये कहीं ना कहीं इसे एक्सप्लेन भी कर रही है। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, ये वाला भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से आप इसका ब्रेक डाउन करवा रहे हो। तो ये ब्रेक किस में होगा, H2 गैस प्लस O2 गैस में। डन। यहाँ पे कितने लेने पड़ेंगे मेरे को, 2 × 2 4 ना, तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है। अब आपको इस क्वेश्चन में बोला है, बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बिल्कुल, आप डिकम्पोज कर रहे हो, एक बड़े मोलिक्यूल को आप छोटे उसमें ब्रेक डाउन कर रहे हो। द मास रेशियो ऑफ MH एंड MO, मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, मास रेशियो बोलिए of hydrogen and oxygen gas liberated at the electrode during electrolysis of water is, बोलते क्या होगी उसकी मास, आपको MH रेशियो MO बताना। तो ये मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दी है, 2H2O, 2 मोल्स ऑफ H2O को आप ब्रेक डाउन करवाओगे इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, 2 मोल्स ऑफ H2 मिल रहे हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, एक हाइड्रोजन का मास, एक हाइड्रोजन एटम का मास होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 × 4, तो 4, और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होता है, 16,
तो यहाँ पे कितने हैं 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 32। इसे कैंसिल करोगे तो 1/8, ठीक है, 1:8 और 1/8 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करो जरा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है? असर्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली, देखो वर्ड यूज हो गया जनरली, नॉट ऑलवेज, कि जनरली एंडोथर्मिक होते हैं। क्योंकि डिकम्पोजिशन में हम क्या लोग, अभी हमने जो देखा, हमने H2O का ब्रेकडाउन करवा रहे थे ना, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की, हमने एनर्जी दी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन था। तो ये बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। बिल्कुल, स्टेटमेंट तो ये असर्शन की स्टेटमेंट तो सही जा रही है, ठीक है, तो असर्शन तो सही लग रहा है। रीजन दे रहे हैं बिकॉज डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। देखो रीजन गलत दे रहे हैं बट ये स्टेटमेंट सही है। रीजन में बोल रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, जब ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेकडाउन होता है ना इनटू कंपोस्ट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बिल्कुल, दैट्स मीन जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक्सो एज वेल एज एंडो दोनों तरह का हो सकता है, ठीक है, एंडो एंड एक्सो। जनरली हम एंडो बोलते हैं। जनरली क्या होता है, जब आपको किसी का ब्रेकडाउन करवाना है तो आप बोन्स तोड़ोगे ना, तो एंडोथर्मिक आपको हीट देनी पड़ेगी, जनरली ये होता है। लेकिन ऑर्गेनिक मैटर का जो आपके माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, उस टाइम जब वो ऑर्गेनिक वेस्ट का ब्रेकडाउन करते हैं ना, जो गले सड़े सब्सटेंस होते हैं उनका जो वो ब्रेकडाउन करते हैं, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज होती है। डन। तो ये स्टेटमेंट्स दोनों सही हैं, लेकिन ये आपकी जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, जो रीज़न है वो सही नहीं है। रीज़न तो आपका सही नहीं है, बस स्टेटमेंट सही है। दैट्स मीन हम क्या बोलेंगे, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक बोथ हो सकते हैं। जनरली एंडोथर्मिक होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक मैटर्स का ब्रेकडाउन करवाते हो, ऑर्गेनिक मैटर्स का जो डिकम्पोजिशन होगी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ये एक्सोथर्मिक होता है। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रीड करो जरा इसे। वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला जा रहा है, एक chemical reaction in which exchange of ions occur between the reactant is known as। बताओ भाई इसे क्या बोलते हैं, इजी क्वेश्चन। एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, ये AB प्लस CD इट विल गिव यू AC प्लस BD, ठीक है। एक्सचेंज हो गया, B इसकी तरफ चला गया, इसके साथ C इस तरफ चला गया, तो ये कौन सा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट। सिंगल डिस्प्लेसमेंट मत करना, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया ये। और आपकी एनसीईआरटी में जो फेमस रिएक्शन है इसके लिए Na2SO4 प्लस सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड है ना, बेरियम क्लोराइड के लिए रिएक्शन है आपके पास। डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या बनता है, NaCl बन जाएगा 2NaCl प्लस BaSO4 के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो अभी। इन क्वेश्चन नंबर 18 दे हैव आस्क्ड which of the following is a redox reaction but not a combination reaction, ठीक है। कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आप ये अगर टू सब्सटेंस है मेरे पास, ये आपस में मिलके एक बनाएंगे, ठीक है, एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने वाली है, कंबाइन कर रहे हैं वो लोग। तो अब आप ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन में देखो C+O2, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एक तो ये कंबशन का एग्जांपल है, CO2 बना रहे हैं, तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिख रहा है ना। सेकंड में देखो 2H2 प्लस O2, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी और वाटर बनाएगी, ये भी कंबाइन होकर एक चीज़ बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सी ऑप्शन में मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम और O2 आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन वाला रिएक्शन दे रखा है ये, तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर सी को देखोगे, क्योंकि मेरे को नॉट ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखना है, Fe2O3 प्लस
CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का रिएक्शन दे रहे हो आप लोग किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो क्या मिल रहा है 2Fe 2 मोल्स ऑफ आयरन एंड 3 मोल्स ऑफ CO2। तो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये रिडॉक्स रिएक्शन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है, बट नॉट ए कॉम्बिनेशन, बट कॉम्बिनेशन का नहीं है। यहाँ पे देखो आयरन के साथ ऑक्सीजन थी, बट ऑक्सीजन किसके साथ गई है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आयरन की क्या हो गया यहाँ पे रिडक्शन, है ना, आयरन की रिडक्शन हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, और CO की क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन, उसने ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, डन। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, डी। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो रही होगी, ठीक है, इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट, ठीक। अभी हमने देखा कि डिकम्पोजिशन के लिए आपको क्या एनर्जी देनी पड़ेगी, बिकॉज वो जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डन। अब यहाँ पे बोल दे कि कौन से वाले ऑप्शन में लाइट को यूज़ कर रहे हैं हम एज ए एनर्जी, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखोगे FeSO4, यहाँ पर तो भाई हम हीट का यूज़ करते हैं। सेकंड वाला हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, बी ऑप्शन को देखो, वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है, वाटर का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ली थी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प ले रहे थे। सी ऑप्शन में AgBr को ब्रेकडाउन हो रहा है 2Ag + Br2 में, तो यही तो हमारा आंसर है, क्योंकि हमारी NCERT में सिल्वर ब्रोमाइड एज वेल एज सिल्वर क्लोराइड, इन दोनों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखा है, कौन सा, सनलाइट की प्रेजेंस में, है ना, HNu लिख देते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, और एक याद गिवन मेंशन करेंगे हमें, प्रोडक्ट क्या बनेगा 2Ag + Br2 या फिर Cl2, है ना, अगर आप Cl2 ले रहे हो सिल्वर क्लोराइड, तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे लर्न कर लेना। डी ऑप्शन देखोगे अगर कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पे भी आपको हीट देनी पड़ेगी, हीट की फॉर्म में, ये भी हीट की फॉर्म में जाएगा, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 20, इन क्वेश्चन नंबर 20 मैंगनीज ऑक्साइड + 4HCl क्या गिव मेंशन, क्या प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, ये मैंगनीज क्लोराइड + 2H2O + क्लोराइड, क्लोरीन गैस। आपसे पूछा क्या गया है इस क्वेश्चन में, बोल रहे हैं द रिएक्शन गिवन बिलो इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, बिकॉज इन दिस केस किसकी रिडक्शन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, आपको ये बताना है। यहाँ पर देखो मैंगनीज के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन अगर आप इधर जाओगे तो ऑक्सीजन गायब हो चुका है, दैट्स मीन कहीं ना कहीं मैंगनीज ऑक्साइड की क्या हुई है, रिडक्शन हुई है, रिड्यूस हो चुका है वो, ठीक है। और अगर आप HCl को देखोगे, Cl के साथ यहाँ पर क्या था, Cl के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन पड़ा है, लेकिन जब आप उधर जाओगे तो Cl के साथ हाइड्रोजन रहा ही नहीं, तो इसका मतलब HCl की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, HCl की क्या हो चुकी है, ऑक्सीडेशन, बिकॉज HCl से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, तो उसी को तो हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डिफरेंस आई होप आप लोगों को पता होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन में गेन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, या फिर गेन होगा हाइड्रोजन का, और लॉस होगा ऑक्सीजन का, और इसमें बस इसका ऑपोजिट कर देना, यहाँ पे लॉस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, लॉस हो जाएगा हाइड्रोजन का, बट गेन हो जाएगा किसका, गेन हो जाएगा ऑक्सीजन का, डन। तो अभी हम ऑप्शंस देखते हैं कि कहाँ पर ये सब बातें सेटिस्फाइड हो रही हैं हमारी। MnO2 की क्या हुई है, रिडक्शन, HCl की क्या हुई है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर बोल रहे हैं MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, ना जी ना, गलत, ठीक है, ये तो गलत बात बोल रहे हैं। बी में देखो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल बात तो सही है। सी में बोल रहे हैं MnO2 इज रिड्यूस्ड, ये भी बात सही बोल रहे हैं। डी ऑप्शन में बोल रहे हैं इन दोनों को, MnO2 इज रिड्यूस्ड एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल, तो डी ऑप्शन के साथ चले जाएं, क्योंकि उसने बी और सी को दोनों को अपने अंदर इंक्लूड कर लिया, तो ऑप्शन नंबर डी एक्यूरेट है हमारा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
when aqueous solution, question number 21, when aqueous solution of barium chloride is, when aqueous solution of barium chloride and sodium sulfate reacts together, barium chloride का solution BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, ये Na2SO4 react together, an insoluble substance along with aqueous solution of sodium chloride is formed. बोल रहे हैं कि एक insoluble substance बनेगा किसके साथ? aqueous solution of NaCl. एक तो NaCl का प्रोडक्ट बना, ये कैसा है? aqueous. दूसरा बोल रहे हैं insoluble substance बन रहा है, वो क्या बनेगा आपका? BaSO4. वाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे. इनसोल्यूबल बोल दिया तो मेरे को यहीं से समझ में आ गया, ठीक है. इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोलते ही ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं. तो बेरियम सल्फेट के क्या बन जाएंगे यहाँ पे? प्रेसिपिटेट. कहते दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वाओ इजी है ना. बोल रहे हैं कि किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये. बेरियम किसके साथ गया? सल्फेट के साथ. क्लोरीन चला गया है सोडियम के साथ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल ही तो है, ठीक है. किसका एग्जाम्पल है ये? डबल डिस्प्लेसमेंट. Now let's move to our next question, question number 22. बोले in electrolysis of water, if the mass of gas collected at anode, बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर घुमा फिरा के वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी सब्जेक्टिव में पूछ लेंगे, कभी आपको वो एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में दे देंगे. डन. इवन केस बेस्ड स्टडी में भी डाल सकते हैं ये वाला क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर रहे हो. इफ द मास ऑफ द गैस कलेक्टेड एट एनोड, एनोड के ऊपर, एनोड मीन्स पॉजिटिव, एनोड के ऊपर कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव. डन. तो फिर मेरे को बताओ ज़रा, इसके ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है एनोड के ऊपर, तो कौन से वाली गैस कलेक्ट होगी? क्योंकि हाइड्रोजन गैस H इसकी फॉर्म में होगी, O के ऊपर तो नेगेटिव साइन होता है, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन गैस एनोड की तरफ भागेगी. और कैथोड कैसा होता है? कैथोड हमारे पास होता है नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाली गैस इस तरफ भागेगी, तो कैथोड पे क्या रिलीज होगा? H2 गैस. डन. एनोड पे क्या रिलीज होगा? O2 गैस. O2 गैस इवॉल्व होगी. डन. तो हमसे बोल क्या रहे हैं? द मास ऑफ गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज mc, द वैल्यू ऑफ mc एंड mc बाय ma, ठीक है. जो गैस आपकी कैथोड पे रिलीज हुई है उसका मास डिवाइड बाय जो एनोड पे रिलीज हो रही है. तो एनोड पे कौन सी थी? ऑक्सीजन. इसका मास कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन के ऊपर 16 U या फिर 16 ग्राम का मास है, तो 2 के ऊपर हो जाएगा 32. और यहाँ पे 2H2 आएगा, बिकॉज हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि हम 2 मॉलिक्यूल्स तोड़ेंगे H2O के. तो 2H2 एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम, तो 2 × 2 4, इसके ऊपर आ जाएगा 4. डन. तो 1/8, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है. ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सेम वही क्वेश्चन आई थिंक जो हमने अभी ऊपर सोल्व किया ना, सेम वही बेरियम सल्फेट वाला क्वेश्चन. असर्शन, क्वेश्चन नंबर 23. असर्शन में क्या बोले? कहते इन द रिएक्शन सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड इट विल गिव यू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड. यहाँ बोल दिया सोडियम क्लोराइड इज प्रेसिपिटेटेड. नहीं, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, ना कि सोडियम क्लोराइड के. NaCl के कभी पानी में देखे प्रेसिपिटेट बनते? घुल तो जाता है, आप पानी के अंदर नमक डालते हो वो घुला तो होता है, कौन से प्रेसिपिटेट बन रहे हैं? डन. तो रीज़न देखो क्या दे रहे हैं. पहली बात तो अपना असर्शन क्या हो चुका है? गलत, ठीक. तो पहला ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता, बी भी नहीं हो सकता, ठीक है, सी भी नहीं होगा. बताओ है ना. यहाँ पे देखो भी रीज़न पढ़ो जरा. when an aqueous solution is added, when aqueous solution is added to another aqueous solution, बिल्कुल जब आप एक aqueous solution को दूसरे aqueous solution के अंदर डालोगे, an insoluble substance is formed, बोलते हैं कोई ना कोई एक insoluble substance बनेगा जो घुलेगा नहीं, है ना. insoluble मतलब जो soluble नहीं है, जो घुल नहीं रहा पानी के अंदर. तो insoluble substance बनेगा जिसे हम precipitate बोलते हैं. बिल्कुल सही. तो जो रीज़न की स्टेटमेंट है वो तो एकदम सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी
सही चला जाएगा। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन जो आर की जो स्टेटमेंट है ना वो ट्रू है। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 ये क्या बोल रहे हैं, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ब्राउन फ्यूम्स वाला एक्सपेरिमेंट है, खुद ही सोचो जरा, ब्राउन फ्यूम्स कौन सी गैस की होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। डन। तो क्या, हाँ फर्स्ट ऑप्शन देखो, कहते थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। इन्होंने क्या किया, आपको एक टेस्ट ट्यूब दे रखी है, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेड नाइट्रेट, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, लेड नाइट्रेट डाल रखा है। लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, PbNO3 होल ट्वाइस। बर्नर की हेल्प से, थर्मल बर्नर्स की हेल्प से हमें क्या मिल रहा है, हीट मिल रही है ना, तभी तो इसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोल रहे हैं। ठीक, फिर जब ये इसमें रिएक्शन हो रहा होगा, लेड नाइट्रेट जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या क्या मिलता है आपको, एक तो PbO लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये रिलीज होता है ना। और इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कैसे ब्राउन कलर के फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं दिखाई देगा। ठीक है, ब्राउन कलर के फ्यूम्स दिखाई देते हैं। कहते ये थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कहीं ना कहीं बात तो ये सही बोल रहे हैं, बट हम इसे भी स्टैंड बाय पे रखते हैं और बाकी के ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक, बी ऑप्शन में बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड। ना, बिल्कुल भी नहीं, लेड नाइट्रेट के थोड़े ना ये बनेंगे, लेड नाइट्रेट तो आई थिंक येलो कलर के प्रेसिपिटेट बनाएगा। सी ऑप्शन में देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग, ना जी ऑक्सीडेशन जैसा तो कुछ नहीं हो रहा है। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, तो ब्राउन फ्यूम्स लेड ऑक्साइड बना रहा है, ऑक्सीजन बना रहा है, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी तो बना रहा है ना। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ये वाला ऑप्शन डी वाला गलत नहीं था लेकिन इनकम्प्लीट था। लेड नाइट्रेट से इन्होंने लेड ऑक्साइड बनवा दिया, ऑक्सीजन गैस बनवा दी, लेकिन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहाँ पर है, तो थोड़ा इनकम्प्लीट है, इसलिए हमने ऑप्शन नंबर डी को एक्सक्लूड कर दिया। हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। डन। नाउ लेट्स टू आवर नेक्स्ट, मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड मतलब पोटेशियम के लिए K, आयोडीन के लिए Ki, एंड लेड नाइट्रेट, और लेड नाइट्रेट का मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया PbNO3 होल ट्वाइस, लर्न कर लो इसे। आर मिक्स, उसे मिक्स किया गया, एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस बोल रहे हैं कि एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस सेपरेट आउट हुआ है। द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व, आपसे सिंपल बस इसकी केमिकल रिएक्शन पूछ दी है कि क्या बनने वाला है। ठीक, ये भी कहीं ना कहीं किसका रिएक्शन, ये देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा इसका, KNO3 है ना, नहीं ये नहीं सही होगा, बैलेंस्ड चाहिए हम लोगों को। ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्या बोल रही हूँ मैं। पहली बात तो देखो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला देखो कहाँ पर सही है, एक तो बी, ए में तो बिल्कुल गलत है, बी में फॉर्मूला सही है लेड नाइट्रेट का PbNO3 होल ट्वाइस, यहाँ पर भी सही है। ठीक, अब हमें डी में तो ये गलत ही है ऑप्शन। बी में देखो जरा, बैलेंस्ड, अब सिर्फ आपको देखना है कि कौन सी वाली इक्वेशन बैलेंस्ड है। यहाँ पर क्या लेड आयोडाइड बनेगा, बिल्कुल PbI2, यहाँ पर नहीं PbI गलत लिखा है। जब लेड आयोडाइड बनता है तो उसका फॉर्मूला होता है PbI2। अगर आपको फॉर्मूलाज भी लर्न होंगे ना, आप इजीली ऑप्शंस एक्सक्लूड करके सही आंसर पर निकल पड़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे PbI2, तो मेरा ऑप्शन तो यही सही हो गया। इसका लेड का एक एटम है, आयोडीन के 2, यहाँ पे 2 लिख रखा है तो 2I, और इधर 2K, यहाँ पर भी 2K हैं। नाइट्रेट देखो NO3 और 2 ये है मोलिक्यूल्स, तो यहाँ पे NO3 के ये 2 मोलिक्यूल्स है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही हो जाने वाला है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग ए मेटल रिबन, एक मेटल का रिबन है, बर्न्स इन ऑक्सीजन, तो ये तो समझ में आ रहा है, विद ए डेजलिंग वाइट फ्लेम, तो हमें समझ में आ रहा है बेटा एक्स क्या होगा यहाँ पे, मैग्नीशियम ना, हमने मैग्नीशियम रिबन वाला ही तो पढ़ रखा है, और डेजलिंग वाइट लाइट मिलेगी, फॉर्मिंग ए वाइट ऐश, वाई ऐश जो बनेगी, कहते वो वाइट कलर की, एक तो वो MgO तो था ना, ये तो ऐसे लर्न होगा आप लोगों को। द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स वाई एंड द टाइप ऑफ रिएक्शन इज, टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होने वाला है आपको, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गैस, तो क्या बनता है MgO।
मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, दो अलग अलग सब्सटेंस एक बना दे रहे हैं, कंबाइन हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑप्शन में बोलते हैं एक्स इज कैल्शियम, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। बी में बोल रहे हैं एक्स इज एमजी, वाई इज एमजीओ, बिल्कुल। टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन, सही जा रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। सी में बोल रहे हैं एक्स इज एल्यूमिनियम, ना जीना, मैग्नीशियम है। डी में बोल रहे हैं एक्स इज जिंक, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना, इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहे हैं टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन शोइंग रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम एंड वाटर। क्विक लाइम मतलब CaO, ठीक है, सारे के सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लो। CaO, आप CaO का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो, प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH होल ट्वाइस, दैट मीन्स स्लेक्ट लाइम, ठीक है, ये बनेगा। प्लस साथ में हीट रिलीज होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इन सबके एटलीस्ट दो एग्जाम्पल्स लर्न कर लेना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 के ऑप्शन देखो जरा। बोल रहे हैं CaO प्लस वाटर, ये CaOH तो गलत हो गया। CaO प्लस H2O, CaOH होल ट्वाइस, हीट की फॉर्मेशन तो सही है पर H2 गैस रिलीज करवा दी इन्होंने। यहाँ पे बोल रहे हैं CaOH2O, ये वाला ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन में तो इन्होंने फॉर्मूला ही गलत कर दिया। मैं बोल रही हूँ आपको, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न होंगे ना, आप आधे क्वेश्चन तो ऐसे ईजिली हो जाएंगे, एक्सक्लूड कर दोगे आप लोग, ये तो ऑप्शन गलत है। इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज करवा दी, हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज होगी, बैलेंस करके देखो जरा। हाइड्रोजन गैस के लिए कोई एटम बचना भी तो चाहिए ना, एक कैल्शियम, यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन ये हो गए और दो हाइड्रोजन ये हो गए, तो यहाँ पे देखो दो ऑक्सीजन ए और दो हाइड्रोजन ए, खत्म, कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है, तो हाइड्रोजन गैस कहाँ से रिलीज करवा रहे हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी तो फॉलो करना है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, अभी क्वेश्चन नंबर 28, स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। 2 सोडियम रिएक्ट कर रहे हैं 2H2O के साथ, क्या बना दे रहे हैं, NaOH और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। द रिड्यूसिंग एजेंट इन दिस रिएक्शन इज, बोल रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, एजेंट है वो, खुद की रिडक्शन नहीं, दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। पर यहाँ पर देखो भी आप H2O है ना, H2O से इसने क्या किया, अगर ऑक्सीजन को रिमूव करवा देंगे, ठीक, H2O से अगर हम ऑक्सीजन रिमूव करवा दें, पीछे हाइड्रोजन गैस बच रही है ये, तो कहीं ना कहीं H2O की रिडक्शन हो गई है। ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन ही तो होता है, रिमूवल और लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। किसने करवाई है, सोडियम ने। तो Na, सोडियम क्या हो चुका है आपका, रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि उसने क्या किया, रिडक्शन करवा दी है H2O की और खुद हो गया ऑक्सीडाइज, तो हमसे रिड्यूसिंग एजेंट पूछा, दैट्स मीन सोडियम हमारा आंसर हो जाएगा, सोडियम इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, इन द फॉलोइंग रिएक्शन जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन हो रहा है कार्बन के साथ, तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। जिंक ऑक्साइड अंडरगोज रिडक्शन, बोल रहे हैं जिंक ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, बिल्कुल, क्योंकि जिंक ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ जिंक बचा है ना, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। रीजन बोल रहे हैं कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड टू जिंक, बिल्कुल, कार्बन ने ही तो ये वाला ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ लिया, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन कहीं ना कहीं किसने करवाई है, कार्बन ने तो करवाई है, तो कार्बन इज रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का काम किया अपने, रिडक्शन करवा दी दूसरे की, दैट रिड्यूसेस जिंक ऑक्साइड इनटू दिस, दैट्स मीन आपका बोथ assertion A and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion, और जो आपका रीजन है ना वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, देन बेटा तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहे हैं रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल, CaO का रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाते हो तो वो कैसे एक्सोथर्मिक है, और हमारे पास स्लेक्ट लाइन बन जाते हैं CaOH होल ट्वाइस प्लस यहाँ पे हीट, ठीक है, थोड़ी देर पहले किया था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी लर्न कर लेना। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक, बिल्कुल, असर्शन तो सही है, बिकॉज क्विक लाइम रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, बिल्कुल, एक्सोथर्मिक क्यों है, क्योंकि हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज हो रही है, वो वाटर के साथ विग्रसली, बड़ा ही क्या बोलते हैं उसे,
मतलब एक्सप्लोसिव वे में, ज़्यादा एक्सप्लोसिव वे नहीं, थोड़ा एक्सप्लोसिव वे। सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा एक्सप्लोसिव वे में रिएक्ट करते हैं, लेकिन कैल्शियम उससे थोड़ा सा कम, क्योंकि कम रिएक्टिव है, थोड़ा कम रिएक्टिव है सोडियम और पोटेशियम से। और एक्सोथर्मिक हीट निकल रही है, दैट्स वाई वो एक्सोथर्मिक है। तो ये तो बिल्कुल रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है। डन। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहे हैं? ए स्टूडेंट टुक सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एडेड बेरियम क्लोराइड। वही डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दोबारा से। He observed that an insoluble substance has formed the color and molecular formula of insoluble substance। तो बेटा वहाँ पे बेरियम सल्फेट बन रहा है ना, हमने पीछे 2 बार मैंने बता दिया आप लोगों को वो फॉर्मूला, दोबारा से देखना, लर्न करना उसे अच्छे से। बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे और ये प्रेसिपिटेट वाइट कलर के होते हैं। डन। आपसे बस यही तो पूछा है यहाँ पे। बोलते हैं कि क्या बनेगा, यहाँ पे लिख दिया ग्रे Ba2। ये तो फॉर्मूला ही गलत हो गया ना, बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला था BaSO4। यहाँ पर भी देखो फॉर्मूला ही गलत लिख दिया। और ऑप्शन नंबर सी में बोल रहे हैं वाइट एंड बेरियम सल्फेट, यही आंसर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी में इन्होंने क्या कर दिया, पिंक। पिंक कलर नहीं होता, वाइट कलर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 32 में C6H12O6, पहली बात तो ये किसका फॉर्मूला है, ये है ग्लूकोज। C6H12O6 फॉर्मूला लर्न होने चाहिए, ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज को आपने 6O2 के साथ, मतलब क्या हो रहा है, ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ये 6O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो 6 मोलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकलेंगे, 6 मोलिक्यूल्स H2O के निकलेंगे। द अबव रिएक्शन इज एन, बोलते हैं ये अबव रिएक्शन कैसे वाला रिएक्शन है ये, डिस्प्लेसमेंट नो, एंडोथर्मिक नो, एक्सोथर्मिक बिल्कुल, न्यूट्रलाइजेशन नो। क्योंकि बेटा रेस्पिरेशन में जो भी हमने खाना खाया उस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, तो ATP निकलता है ना, एनर्जी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में ATP रिलीज होगा। तो यहाँ पर मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को करना, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आपको टाइप करके लिखना है। ठीक है, देन मैं आपको सही आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटेगराइज्ड एज थर्मल डिकम्पोजिशन। किसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन में लेंगे? तो फर्स्ट वाला तो इलेक्ट्रोलाइसिस कर चुके हैं हम लोग। AgB और AgCl वाले तो फोटो डिकम्पोजिशन है, सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, CaCO3। एक आपका फेरस सल्फेट वाला, एक आपका लेड नाइट्रेट वाला। ठीक है, और तीसरा ये कैल्शियम कार्बोनेट वाला। ये तीनों के तीनों कैसे हैं, इसमें आपकी जो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हीट की फॉर्म में आप एनर्जी दोगे तब ये डिकम्पोजिशन पॉसिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 35, इन 35 बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मीन्स CH4, मीथेन। नेचुरल गैस CH4 इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। बोल रहे हैं वो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। देखो बेटा, आप जब मीथेन को जलाओगे ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हीट रिलीज होगी, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, हीट की फॉर्म में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और रीजन दे रहे हैं बिकॉज मीथेन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसके बाद हमें जब मीथेन को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे तो CO2 + H2O ये तो मिलेगा, पर ये रीज़न सही नहीं ना हुआ। पहली बात तो आपका असर्शन ही गलत हो गया, असर्शन ही गलत है। एंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं है वो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। रीज़न की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेंगे। ठीक है, तो ए तो आपका गलत है, बी भी रॉन्ग हो जाएगा, सी भी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। Now let's move to our next question. Question, consider the following processes। ये ऑप्शंस पढ़ने हैं, फिर आपको बोलना है the endothermic processes are, कि इनमें से एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन से वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखो, बोल रहे हैं डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब आप वाटर के अंदर थोड़ा थोड़ा करके सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो, मतलब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को आप क्या कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो। तो ये तो हमें पता है भाई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, हीट प्रोड्यूस होती है इसमें। तो सेकंड है आपके पास सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या है, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन मतलब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है।
अब आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कैसी होती है, कम होती है ना, कम होती है, लेकिन गैस वालों की काइनेटिक एनर्जी तो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी कम है, उसे ज़्यादा करना है, दैट्स मीन इसने सराउंडिंग से, अपने आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। थर्ड में क्या बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में बोला जा रहा है कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स है मतलब गैस है, वाटर वेपर्स मतलब गैसेस की फॉर्म में है, तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो कंडेंस हो रही है, कंडेंस होके मतलब लिक्विड में चेंज हो रही है। लिक्विड वालों के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तो इसका मतलब इसने अपनी काइनेटिक एनर्जी कम कैसे की होगी, सराउंडिंग में अपनी एनर्जी दे दी, तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। डन। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर। देखो वैसे इन जनरल जो आप सोल्ट को डिसॉल्व करते हो पानी में ना, वो कैसे एग्जाम्पल होते हैं, वो एक्सोथर्मिक के एग्जाम्पल होते हैं, वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक के होते हैं। लेकिन अमोनियम क्लोराइड NaCl को जब आप वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो एग्जाम्पल होते हैं आपके एंडोथर्मिक के। ठीक है, ये आएंगे आपको एंडोथर्मिक के अंडर। हमसे पूछा है एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट और आपका जो ये थर्ड है, ये तो एक्सो के हो गए। हमारे पास बचा सेकंड और ऑप्शन नंबर 4, तो सेकंड और फोर्थ कहाँ पे हैं, डी में। डन, इसे आप एक बार फिर से समझ लेना। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के बेसिस पे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के पार्टिकल्स की क्या एनर्जी, उसकी उसमें हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आंसर के अपना सही आंसर हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, बोलते हैं व्हेन लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन ए बॉइलिंग ट्यूब। लेड नाइट्रेट को आप कर रहे हो, लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 होल ट्वाइस। आई होप अब तो आप इस फॉर्मूला को भूलोगे नहीं। लेड नाइट्रेट को आपने हीट किया, कहते वी ऑब्जर्व, क्या मिला भाई हमें, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ब्राउन फ्यूम ऑफ लेड ऑक्साइड ना, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन नो, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं। तो ये तीन के तीन ऑप्शन हमारे गलत, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहे हैं, सिल्वर सोल्ट्स आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। बिल्कुल, सिल्वर सोल्ट मतलब AgCl AgBr को रीजन दे रहे हैं, सिल्वर सोल्ट डू नॉट डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। नहीं भाई, हमने इतनी बार तो देख लिया, AgCl हो या फिर AgBr हो, सनलाइट के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो ब्रेक डाउन होते हैं Ag प्लस क्लोरीन गैस या फिर ब्रोमीन गैस में। डन, ये हमने देख लिया। तो ये तो रीज़न तो बिल्कुल गलत हो गया। तो हमारा कौन सा आंसर सही जाएगा, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेट लाइम। बिल्कुल बिल्कुल, और हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दिस रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बिल्कुल, कॉम्बिनेशन भी कर सकते हैं ना, ये देखो दो रिएक्टेंट मिलकर एक बना रहे हैं, तो कंबाइन तो हो रहा है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन भी है। एक्सोथर्मिक बिल्कुल हीट रिलीज होती है, एंडोर ऑक्सीडेशन ना, ये तीनों ऑप्शन, ये दोनों वाले ऑप्शन गलत हो गए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन, A एंड B, तो ऑप्शन नंबर D विल बी आर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 40, when hydrogen sulfide gas is passed through blue solution of copper sulfate। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S को आपने किसके थ्रू पास किया है, थ्रू ब्लू सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। बिल्कुल, हमें पता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। ठीक है, बोल रहे हैं एक ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म। कॉपर सल्फाइड के ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, इज ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो फॉर्म, और ये H2SO4 बन जा रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि ये S इसके साथ डिस्प्लेस हो गया और यहाँ पे H2SO4 के साथ डिस्प्लेस हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं, कहते द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका है, कॉम्बिनेशन का है क्या, नहीं, क्योंकि कॉम्बिनेशन में 2 से 1 बनेगा, तो ए ऑप्शन तो गलत। B डिस्प्लेसमेंट है, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट तो है। डिकम्पोजिशन है, नो। D डबल डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट से बेटर है, हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हाइड्रोजन H2 गया सल्फेट के साथ, तो सल्फर गया कॉपर के साथ। डन। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41, इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज सोडियम सल्फेट solution and barium chloride, sodium sulfates Na2SO4 प्लस बेरियम सल्फेट, सॉरी बेरियम क्लोराइड, ये भी हमने पता नहीं कितनी बार देख लिया ऑप्शन। ठीक है, ये वाला रिएक्शन बोल रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ एटम्स ना, एक्सचेंज ऑफ एटम्स नहीं, बिकॉज हमने ना ये एक्वस सोल्यूशन ले रखे हैं,
ये एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म में तो ये अपने आयंस में डाइसोशिएट हो चुके हैं। तो एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, बिल्कुल। प्रेसिपिटेट बनेगा, बिल्कुल। बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट कलर का, डन। इनसोल्यूबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो वो इनसोल्यूबल तो है ही ना। तो ऑप्शन नंबर बी, सी, डी आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा है ये लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डन। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, मीथेन CH4 मीथेन प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में CH3Cl बना रहा है, ठीक है। CH3Cl बन रहा है हमारे पास और HCl बन रहा है। इसमें बोल रहे हैं कि किसका एग्जाम्पल है। ये है आपका बेटा सब्सटीट्यूशन। आपने कार्बन वाले चैप्टर में सब्सटीट्यूशन रिएक्शन पढ़ा है। ये था मेरे पास मीथेन। 1 सेकेंड, मेरे को इरेज करने दो, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से कर लेते हैं, डन। ये मीथेन था, इसका ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। प्लस हमने किया Cl2। Cl2 मतलब ये Cl के साथ बॉन्ड लगे Cl। हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटाया, उसकी जगह पर एक क्लोरीन के एटम को लगा दिया, तो सब्स्टिट्यूट करवाया ना, जैसे गेम्स में होता है, स्पोर्ट्स में होता है। अगर एक प्लेयर को कुछ इंजरी हो जाए तो हम दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये कैसा एग्जाम्पल है, ये सब्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल है, एडिशन का नहीं है। एडिशन होता तो हम किसी को हटाते नहीं उसकी जगह पे, बस ऐसे ही डायरेक्ट किसी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब क्वेश्चन आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही है, वो तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पे, डन। तो इस चैप्टर से जितने भी आपके प्रीवियस ईयर MCQs पूछे गए थे वो हमने कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और इससे दोबारा से पढ़ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को लर्न करो, केमिकल फॉर्मूलाज को लर्न करो। केमिकल फॉर्मूलाज अगर आपको लर्न हो गए तो आपके केमिस्ट्री के जो फर्स्ट 3 चैप्टर है ना, जिसमें रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा, डन। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।